गीता को अभी तक जीवन पद्धति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता जयंती समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गीता भेंट कर इसकी शुरुआत कर चुके हैं। औपचारिक घोषणा बस वक्त की बात है। श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवद गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि वो गीता की वजह से ही मंत्री पद की चुनौतियों का सामना कर पा रही हैं। सुषमा के इस बयान को पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। गीता यह केवल राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनने के काबिल है। आज सारी दुनिया गीता का अनुकरण कर रही है। पाश्चिमात्य राष्ट्र भी गीता का अनुकरण कर रहे हैं, उसे वंदनीय मान रहे हैं। तो ऐसे में गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ करना ये कोई गलत बात है, ऐसे मुझे नहीं लगता। मैं सुषमा जी से सहमत। गीता में लगभग वही सारी चीजें वर्णित हैं और इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में अगर गीता को घोषित किया जाए तो निश्चित रूप से भारत के अनुरूप घोषणा हो। उधर विपक्ष इस मांग पर एक साथ उठ खड़ा हुआ है। उसका आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है ताकि धार्मिक भावनाएं भड़काई जा सके। देखिए, सुषमा जी की पीड़ा को समझिए। वो योग्यतम लीडर हैं और लीडर अपोजिशन थी। कायदे से उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। तो सारा उनका फुटेज तो मोदी जी ले रहे हैं और अभी हवा चल रही है कोई कंट्रोवर्शियल बात बोल करके या प्रचार लूटने की। तो उनकी पीड़ा को समझिए। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अगले साल गीता जयंती पर एक डाक टिकट जारी किए जाने की भी मांग की, जबकि हकीकत ये है कि डाक विभाग 1978 में भगवद गीता पर डाक टिकट जारी कर चुका है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एकाएक गीता को लेकर राजनीति का मकसद क्या है। देवेंद्र पराशर, APN, दिल्ली। गीता को लेकर सुषमा स्वराज के बयान पर बवाल मच गया है। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात कहकर सुषमा स्वराज ने मधुमक्खी के छत्ते में एक तरह से हाथ डाल दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने से उसका मान बढ़ जाएगा या फिर ऐसा नहीं करने से घट जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवद गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाकर क्या गीता का सम्मान बढ़ाया जा रहा है या उसके कद को छोटा किया जा रहा है? जो ये सुझाव दे रहे हैं उन्हें शायद इसका कोई भान नहीं है। गीता सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर को नई दिशा देने वाला ग्रंथ है। गीता में हालांकि दुनिया की गहरी आस्था है, लेकिन मात्र हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि समूचे मानव मात्र के लिए ये एक दिव्य प्रेरणा है। इस ग्रंथ में हर तरह के आदर्श जीवन को करीने से संजोया गया है। यही नहीं, सुषमा स्वराज ने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गीता की प्रति सौंपकर प्रधानमंत्री ने इसका अनौपचारिक ऐलान भी कर दिया है। इस बयान पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या बराक ओबामा का कद वेटिकन के पोप के समान है, जो किसी ईसाई प्रचारक को संत का दर्जा देने का फैसला करते हैं? क्या गीता को बराक ओबामा के सर्टिफिकेट की जरूरत है? साफ है, अब राजनीतिक मकसद के लिए गीता का नाम लिया जा रहा है। संघ संचालित स्कूलों में आज भी गीता के श्लोक के साथ ही दोपहर के खाने की शुरुआत होती है। श्लोक पढ़े जाने पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, लेकिन राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के मकसद पर शंका जाहिर होती है। दुनिया के तमाम धर्मों की एक पुस्तक है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन हिंदू धर्म में न कोई एक देवता है और न ही कोई एक किताब। महाभारत के साथ साथ यहाँ रामायण और रामचरितमानस भी है, वेद और पुराण भी है। तो क्या रामायण का स्तर गीता से कम है?
गीता क्या है? क्या गीता एक ग्रंथ है? क्या गीता जीवन का सार है? क्या गीता जीवन जीने का मंत्र है? या गीता ये सब कुछ है? गीता में कृष्ण के वे उपदेश शामिल हैं जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध के ठीक पहले दिए थे, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखकर कमजोर पड़ने लगे थे। तब कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन ताजा बयानों में मकसद तो फल ही नजर आ रहा है। देवेंद्र पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात कर लेते हैं मोहब्बत की निशानी पर सियासी गोलेबाजी की। ताजमहल को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आजम, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ताज पर विवादित बयान देकर बवाल मचा दिया है। इस बयान के बाद मानो सियासी गलियारे में भूचाल मच गया है। लक्ष्मीकांत ने कहा है कि ताजमहल कभी तेजो महालय मंदिर हुआ करता था और उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की निशानी पर सियासत। जिस ताज को निहारने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, जिस ताज को प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है, जिसे देखने के बाद दुनिया के लोग कहते हैं वाह ताज। लेकिन अब ये बोल बदल सकते हैं, क्योंकि अब इस ताज को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। सदियों बाद अब इस ऐतिहासिक विरासत पर सियासत की चाशनी चढ़ाकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं। जिस ताज को बनाकर शाहजहां ने मुमताज को प्यार का तोहफा दिया, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर ये ताज किसका है? ये ताज है या तेजो महालय? उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये कहकर विवाद को नया मोड़ दे दिया कि ताजमहल प्राचीन तेजो महालय मंदिर का हिस्सा है। इतिहास गवाह है उसका भी कि वो राजा जयसिंह के महल का भाग है, तेजो महल है और भगवान शिव का मंदिर है। तब क्या वक्फ बोर्ड को चला जाएगा? ये मुझे मालूम है कि शाहजहां ने उसको खरीदा था, राजा जयसिंह से खरीदा था। उस समय का बैनामा और उस समय की करेंसी में भुगतान का प्रमाण मौजूद है। वाजपेयी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंपने का आजम का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ताजमहल को वक्फ बोर्ड को देने का आजम खान का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपना साबित होगा। पहले राम मंदिर, फिर विरासत की सियासत, फिर गीता और अब ताजमहल को भी सियासी विसात पर रख दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों पर धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगता रहा है। आखिर प्यार की निशानी ताजमहल पर सियासत क्यों हो रही है? कभी ताज को ढाल बनाकर आजम खान अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो अब बीजेपी ताजमहल से पहले मंदिर होने की बात कहकर आजम के चौके पर छक्का मार रही है। बहराइच से फहीम किदवई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। ताजमहल के जो कारीगर थे उनका नाम मोहम्मद ईसा था। न जाने ईसा जब ये कारीगरी कर रहे थे ताजमहल जैसी अद्भुत एक संरचना को खड़ा करने को लेकर, तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा रहा होगा या नहीं, निश्चित तौर पे नहीं रहा होगा कि उनकी इस कारीगरी पर इस प्रकार से एक दौर ऐसा भी आएगा जब सियासी कारीगरी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इस हमाम में एक तरह से सभी अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आजम खान जो कि यूपी सरकार के मंत्री हैं, उसके बाद उसी तान को अलग अंदाज में छेड़ने की कोशिश की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। हालांकि एक दिलचस्प तस्वीर ये जब दिखी कि बीजेपी के ही कई सारे मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश से भी जिसमें आते हैं, कलराज मिश्रा जैसे लोगों ने ये कहा कि ताज को ताज ही रहने दिया जाए, उसी रूप में वो जाना जाता है। जाहिर तौर पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी पार्टी की तरफ से कम राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद करके उन्होंने ये तान छेड़ने की कोशिश की होगी। बहरहाल बीजेपी ने ताजमहल को तेजो महालय बताया तो सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। विपक्षी तुरंत बीजेपी पर हमलावर हो गए। विरासत पर सियासत शुरू हो गई। आपस में तलवारें खिंच गई। दोनों तरफ से शब्द बाणों की बौछार हो गई। मोहब्बत की इमारत पर राजनीतिक रंजिश तेज होती जा रही है। ताजमहल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तीर छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल कभी तेजो महालय मंदिर हुआ करता था। लक्ष्मीकांत के बयान पर उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी दिख रही है। ताजमहल ताजमहल है और ताजमहल के नाते ही विश्व के अंदर उसकी ख्याति है।
लेकिन लक्ष्मीकांत के बयान पर आजम खां कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से सवाल पूछ ही लिया। बाबरी मस्जिद भी मंदिर ही बनाई गई थी, गिरा दी गई, तो वाजपेयी जी अब ये बताएं ताजमहल किस दिन गिराने जा रहे हैं? अपने बयानों से हर बार सरकार की फजीहत कराने वाले सूबे के मंत्री आजम खां ने पिछले दिनों ये कहकर सबको चौंका दिया था कि ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी आजम खां के विवाद वाले बयानों के बाद इस मामले से किनारा कर रही है। ताजमहल जो है ये बड़ा स्मारक है और ये जो दुनिया के 7 आश्चर्य हैं उनमें से सबसे बड़ा आश्चर्य है, तो इसलिए हम समझते हैं इस पर विवाद होना ठीक नहीं है। उधर विपक्षी दल भी ताजमहल पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर हमलावर हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि वो उस ऐतिहासिक स्वरूप, उसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है धरोहर का, उसी तरीके से वो देखा जाए। ताजमहल के बारे में तो उसको मंदिर की संज्ञा देना, तो मैं समझती हूँ कि उनको इतिहास की सही जानकारी नहीं है। बेहतर ये होगा कि उनको इतिहास को जानना चाहिए। दुनिया के 7वें अजूबे को लेकर देश में राजनीति गरमा रही है। मोहब्बत का पैगाम देने वाली इमारत को धर्म की राजनीति में इस्तेमाल कर नफरत की आग फैलाने की कोशिश हो रही है। देवेंद्र पराशर की रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा और श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। शुक्रवार को हुई आतंकी वारदातों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम थे। पहले 2 चरण के मतदान से घबराए आतंकियों की कोशिश थी कि आने वाले चरण के चुनाव में असर डाला जाए, लेकिन मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा कहीं से भी लगा नहीं कि कुछ दिनों पहले घाटी में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था। मोदी ने भी लोगों में जोश भरते हुए कहा कि साल 1983 के बाद पहली बार इस स्टेडियम के अंदर किसी ने सभा करने की हिम्मत दिखाई है। ये भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इतना प्यार, इतना भरोसा मुझे आपके लिए अपनी जान देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए काफी होता है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद घाटी में तालियों की भी गूंज सुनाई दी। श्रीनगर और सांबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जुटी भीड़ ने साबित कर दिया कि अब इस राज्य में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों में डर पैदा करने की आतंकवादियों की लाख कोशिशों के बाद भी रैलियों में जुटी भीड़ से मोदी उत्साहित दिखे। अब नौजवान जो भी गलत रास्ते पे चला गया था ना, उसको भी AK-47 का बोझ लगने लगा है। वो भी मन में सोचता है कि हाथ में से ये 5-6 किलो की, 10 किलो की AK-47 जाए और अपने हाथ में एंड्रॉइड बना जाए। मोदी ने लोगों के दिलों में जगह बनाने का भरसक प्रयास किया। नौजवानों से हथियार छोड़ने की अपील की तो पर्यटन और रोजगार के जरिए घाटी को चमकाने का वादा भी किया। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी विस्थापितों को दोबारा बसाए जाने की बात की तो पहाड़ के पानी और जवानी को भी याद किया। लोगों के दिलों में जितनी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने का मन होता था, उतना ही कश्मीर की वादियों में आने का मन करता था। बिजली के कारखाने छोटे मोटे लगने लग जाए, किसी नौजवान को पहाड़ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ये एहसास दिलाना भी नहीं भूले कि आतंकवाद से किसी का भी भला नहीं हो सकता। मोदी ने घाटी को बुरे दिनों से निकालने का वादा भी किया। मेरे भाइयों बहनों, पहले कहावत हुआ करती थी। वो कहावत ऐसी थी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। ऐसी कहावत चलती थी। मैं उस कहावत को बदलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक जितनी भी सरकारें यहाँ रही, सब ने लूट खसोट की। राज्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बहुत हो चुका भाइयों बहनों। भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर को तबाह करके रखा है। आतंकवाद तो खत्म हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार को खत्म करना। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है।
जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना भी नहीं भूले कि कश्मीरियत और जमहूरियत का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उसे वो पूरा करेंगे। कश्मीर में बम्पर वोटिंग से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन ईवीएम में बटन किस निशान पर दब रहा है, इसका फैसला तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात कर लेते हैं यूपी के, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऊर्जा और सामाजिक सरोकार से जुड़ी कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए 200 बिजली उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। साथ ही समाजवादी पेंशन योजना के करीब 2.25 लाख लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन पेंशन भेज दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सरकारी मदद भी दी है। सरकारी आवास से ही ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और समाजवादी पेंशन योजना की अलग अलग योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। सीएम ने अपने 24 घंटे के बिजली देने के वायदे को पूरा करने के लिए 200 बिजली उपकेंद्रों को भी जनता के बीच सौंप दिया। कितने सब स्टेशन पहले बना करते थे, आज सब स्टेशन कितने बने हैं। सरकार बनने के बाद लगातार ये प्रयास रहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली कैसे व्यवस्था ठीक हो, और उस दिशा में काम करना सरकार ने शुरू किया। और लगातार उसी प्रयास की वजह से आज इस स्थिति में है कि इतने बड़े पैमाने पे हम लोग सब स्टेशनों का उद्घाटन कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन योजना के लगभग 2.25 लाख लाभार्थियों को उनके खातों में ऑनलाइन 90 करोड़ से ज्यादा की रकम भी ट्रांसफर कर दी गई। पिछले 8 महीनों की पेंशन को गरीब परिवारों को भेजते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गरीबों का भला होगा। समाजवादी पेंशन उन परिवारों को पहुंच रही है जो परिवार सोच नहीं सकते थे। उनका जीवन यापन कैसे हो, दिन भर की जरूरतें कैसे पूरी हों। हम और आपके लिए 500 रुपए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जरा कल्पना करें कि गांव में 500 रुपए कितनी बड़ी चीज है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लोगों का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को सरकारी मदद भी दी है। योजना में गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को बनाने और उनकी मदद के लिए सरकार कौशल विकास का भी कार्यक्रम चला रही है। हालांकि सरकार के इन कार्यक्रमों को विपक्षी पार्टियां महज दिखावा ही बता रही हैं। ये समाजवादी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों तक पहुंच रही है, और गरीब खुश भी हैं, जिनको मिल जा रही है, लेकिन संसाधन कम है, उसके बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत रहना चाहिए कि केवल कोरे बयान और बयानबाजी से नहीं सरकारें चलती हैं, विकास नहीं बढ़ता है। विकास दर बढ़ाने के लिए देश में प्रदेश में निवेश का माहौल बनाना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी का अंतर आप देखिए, जिन्होंने हमेशा किसानों के दम पे अपने चुनाव को जीतने का प्रयास किया और झूठे वादे करके उनको बहका के अपना स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, आज उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अखिलेश सरकार तेज कदमों के साथ चल रही है और लक्ष्य है अगला विधानसभा चुनाव, जहां जनता सत्ताधारी दल से उनके वायदों का हिसाब मांगेगी। और यही वजह है कि मुलायम की डांट के बाद सरकारी योजनाओं में तेजी महसूस होने लगी है। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ। नोएडा में 3 विकास प्राधिकरणों के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्शन ही ले लिया है। यादव सिंह को आज निलंबित करने का आदेश सूबे के औद्योगिक विकास आयुक्त से नोएडा अथॉरिटी के मुखिया को भेज दिया गया है। साथ ही यादव सिंह के खिलाफ अब विभागीय जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है। काली कमाई के जरिए करोड़ों की संपत्ति जुटाने के आरोपों से घिरे नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को यूपी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। यादव सिंह पर करीब 1000 करोड़ रुपयों के घोटालों का आरोप चल रहा है। यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर यूपी सरकार पर भी उंगली उठने लगी थी। आईटी विभाग के रिपोर्ट मिलने से पहले ही सीएम ने यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपयों के घोटालों के आरोपी यादव सिंह पर अभी भी सीएम खुलकर बोलने से हिचक रहे हैं। अच्छा, बिजली का कार्यक्रम चल रहा है इतना अच्छा, अभी 9 स्थानों पे 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम कर रहे हैं, तो मामला क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, जांच कितनी चल रही है अभी आपको नहीं पता लगा? यादव सिंह पर आयकर विभाग के शिकंजा कसने के बाद एसआईटी ने जब कड़ाई की, तब जाकर सीएम अखिलेश यादव एक्शन में आए। यादव सिंह के खिलाफ अब विभागीय जांच के साथ सतर्कता जांच भी होगी। गौरतलब है कि बीते 27 नवंबर को यादव सिंह की 20 बेनामी कंपनियों और उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ने के बाद से ही यूपी सरकार की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था। यादव सिंह के खिलाफ पूरे साक्ष्य इकट्ठे कर रहे, वो साक्ष्य इकट्ठे हो गए
और साक्ष्य इकट्ठे होने के बाद उनको निलंबित कर दिया गया है। उसके और भी अभी जांच चलेगी। इनकम टैक्स विभाग के लोग भी इस पर जांच कर रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यादव सिंह का जब प्रकरण का खुलासा हुआ, IT डिपार्टमेंट ने खुलासा किया तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अब फिर ये सवाल उठता है कि क्या जांच रिपोर्ट मिल गई, और अगर जांच रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर सस्पेंशन कैसे किया, फिर 5 दिन देरी क्यों की, कौन लोग थे, कौन लोग उन्हें बचा रहे थे। अब जब SIT में मामला चला गया है तो दिखावे की कार्रवाई क्यों। हालांकि यादव सिंह के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात पर संदेह है कि यह कार्रवाई महज सरकारी नियमों को पूरा करेगी या फिर पर्दे के पीछे का असल चेहरा भी बाहर आएगा। और उससे भी जरूरी यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले अरबपति अफसर को उसके असल ठिकाने पर कब तक भेजा जाएगा। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ। काले धन का मुद्दा मोदी सरकार की गले की फांस बनता नजर आ रहा है। एक और जहां शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, तो वहीं स्विट्जरलैंड ने भी अब साफ कर दिया है कि वो इस मामले में भारत से पुख्ता सबूत चाहता है और सिर्फ खोजबीन के नाम पर वो कोई भी मदद नहीं करेगा। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि भारतीय अधिकारी अपनी स्वतंत्र जांच किए बगैर स्विस बैंकों में सभी भारतीय खाता धारकों के नाम की जानकारी नहीं मांग सकते। मतलब साफ है कि मोदी सरकार के लिए अब चुनौती दो तरफा है। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही मोर्चों पर उसे लड़ाई लड़नी है और मजबूरी भी ये है कि चाहकर भी अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। हालांकि भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत लाइनस वॉन ने वादा किया कि उनका देश टैक्स धोखाधड़ी के ऐसे सभी मामलों में भारत का पूरा सहयोग करेगा जिसमें टैक्स चोरी के कम से कम कुछ सबूत पेश किए गए हों। स्विस राजदूत ने कहा कि स्विस अधिकारियों से सहयोग सिर्फ खाता धारकों की चुराई हुई सूची के आधार पर नहीं लिया जा सकता। इसके लिए कम से कम भारतीय एजेंसियों द्वारा टैक्स चोरी की स्वतंत्र जांच जरूरी है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम इस मामले में भारत की चिंता को समझते हैं, लेकिन इससे निपटने में स्पष्ट रूप से आपसी समझदारी की जरूरत है। अगर हम वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं तो लगता है कि समस्या हल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो अब देखना होगा कि ये जो पुख्ता सबूत की डिमांड है स्विट्जरलैंड की तरफ से, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पुख्ता सबूत भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा है। और जैसे कि हमने पहले कहा था कि इस मसले पर क्योंकि पहले बहुत सारे लंबे चौड़े दावे किए गए हैं, वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार के ऊपर दबाव बनाए और सरकार उस दबाव से निकलने के लिए क्या कुछ रास्ता अख्तियार करती है, कैसे जानकारियों को लेकर आती है, कैसे काले धन को और कितने अमाउंट में काले धन को वापस लेकर आ पाती है, इन सारी चीज़ों पे नजरें टिकी रहेंगी। फिर आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अधिकारियों के कमी की। देश में सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की ही कमी नहीं है बल्कि IPS अफसरों की भी भारी कमी है। पूरे देश भर में करीब 1000 से अधिक IPS अफसरों के पद अभी खाली हैं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार की ओर से समानांतर नियुक्ति की पहल की गई, लेकिन उसका IPS लॉबी तगड़ा विरोध कर रही है। कुछ ऐसा ही हाल आर्मी का भी है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से नीचे के अफसरों की जबरदस्त कमी है। सवा अरब की आबादी, हर दिन लूटमार, हिंसा, बलात्कार जैसी न जाने कितनी ही घटनाएं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हिंदुस्तान के हर हिस्से की अपनी अपनी समस्याएं और उनसे निपटने के लिए पुलिस। भारत में पुलिस पर काम का दबाव अधिक है। तय पोस्ट भी वर्षों से खाली पड़े हैं। ये कमी सिर्फ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसरों तक ही सीमित नहीं है, IPS अफसरों की भी भारी कमी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1000 से अधिक IPS अफसरों के पद खाली पड़े हैं, जिसमें से यूपी में ही तय 489 IPS अफसरों में से 105 पद खाली पड़े हैं, तो पश्चिम बंगाल के 347 पदों में से 96 पद खाली पड़े हैं। दूसरे राज्यों में भी IPS अफसरों के तय पद खाली पड़े हैं, जिनकी वजह से आंतरिक सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भारी भरकम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। IPS अफसरों की कमी को दूर करने के लिए यूपीए सरकार ने 2010 में नया फॉर्मूला निकाला, जिसके तहत राज्य पुलिस में DSP, अर्धसैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट, सेना में मेजर रैंक तक के अफसरों की परीक्षा लेने का फैसला लिया गया।
जिसके लिए उम्र सीमा भी तय की गई। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी यूपीएससी को सौंपी गई, जिसके बाद इंटरव्यू तक हुआ। लेकिन आईपीएस लॉबी ने समानांतर भर्ती की इस प्रक्रिया का तगड़ा विरोध किया। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। ऐसे में आईपीएस अफसरों की कमी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे कानून व्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस में नेतृत्व को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से आईपीएस अफसरों की पूरे देश में भारी कमी है। सेना पहले से जूनियर और मिडिल स्तर के असिस्टेंट कमांडरों की कमी से जूझ रही है। कैप्टन और मेजर रैंक के करीब 8,500 अफसरों की कमी है, तो वायुसेना में 500 और नौसेना में 1600 से अधिक अफसरों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए कई फॉर्मूले दिए गए, जिसका सेना के भीतर से ही तगड़ा विरोध होता रहा है। सेना के अफसर नहीं चाहते कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा भी लचीला रुख अपनाया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अफसरों के खाली पदों को भरने के लिए मोदी सरकार क्या फॉर्मूला निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो देखना होगा कि ये भर्तियां कब और कैसे कितनी जल्दी होती हैं, क्योंकि इसमें दो तरफा फ़ायदा हो सकता है इन भर्तियों के मार्फत। एक तो उतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी चीज़ कि अगर उतने अधिकारियों की भर्ती हो जाएगी तो जाहिर तौर पर कार्यशीलता बढ़ेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एक बार फिर से आज का जो हमारा सवाल है, उस सवाल पर क्या राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने से गीता का कद बढ़ जाएगा। इस सवाल का जवाब भेजें आप। आपकी तमाम प्रतिक्रियाएं आपकी हमें मिल रही हैं सोशल साइट पर इन पतों पर जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर अपने आप प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं या भेज सकती हैं। साथ ही साथ फोन लाइन पर भी सीधे जुड़ सकते हैं या जुड़ सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं उस मामले की जो तकरीबन 40 वर्षों से न्यायालय की दहलीज पर लटका हुआ था। जी हाँ, करीब 40 वर्ष पुराने पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में दिल्ली की कड़कड़कुमा कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। रेल लाइन का उद्घाटन करते हुए बम विस्फोट में पूर्व रेल मंत्री की मौत हो गई थी और पिछले लगभग 40 सालों से ये मामला चल रहा था और अब निचली अदालत यानी कि कड़कड़कुमा कोर्ट दिल्ली का, वहाँ पर यह फैसला आया है। करीब 49 साल की सुनवाई के बाद आखिरकार पूर्व रेल मंत्री की हत्या के मामले में फैसला आ गया। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। 49 साल पहले 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन के उद्घाटन के मौके पर हुए बम विस्फोट में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की मौत हो गई थी। 24 जनवरी 1975 को पटना की अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ, लेकिन बाद में निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। इस हत्याकांड में आरोपी रंजन द्विवेदी के अलावा संतोष आनंद अवधूत, सुदेव आनंद अवधूत और गोपाल जी को अभियुक्त बनाया गया था। एक अभियुक्त की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी। इस मामले में अब 15 दिसंबर को सजा पर बहस होगी। 49 साल तक चले इस मामले की सुनवाई के दौरान 17 जजों ने इसकी सुनवाई की। कुल 151 गवाहों के बयान दर्ज हुए और बचाव पक्ष के 4 वकीलों की मौत भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक कॉलर्स से बात कर लेते हैं जो कि आज का हमारा सवाल है। उस सवाल के जवाब में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उस दर्शक से बात करते हैं जिनके बारे में हमें लग रहा है कि इनकी एक दिलचस्प प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि वाराणसी से ये कॉल आया हुआ है। नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी नारायण सिंह जी, क्या कहना है आज के हमारे सवाल के जवाब में आपको? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि गीता का जो उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया है वो जो एक पूरे समाज को जोड़ता है। समाज में उन्होंने हर चीज का भाई बहन माता पिता कैसे व्यवहार चाहिए, तमाम बातें उन्होंने गीता में किया है। इससे गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ जो होना जरूरी है। नारायण सिंह जी, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होंगे, जितने भी अलग अलग संप्रदाय के, कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किसी भी संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिसमें कुछ अच्छी बातें ना कही गई हो। क्या उन सारों को भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए? देखिए सर, गीता सभी पुस्तकों में विशेष है। गीता का महत्व जो है भगवान कृष्ण ने स्वयं जो इसको एक
वो जो है धार्मिक रूप में, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम सबका आस्था है, ये मानता है, इसलिए इस पुस्तक को विशेष चर्चा करना चाहिए, मिल जाए। चलिए नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस पक्ष को सामने रखने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक बार फिर से न्याय से जुड़ी खबर की। देश में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग न्याय की तलाश में सालों साल तक भटकने को मजबूर हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक पूर्व रेल मंत्री का मामला कैसे 39 सालों तक लटका था। इस देरी की सबसे बड़ी वजह है हाईकोर्ट और निचली अदालतों में जजों की बेहद कमी होना। देश भर में उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में जजों की कमी के चलते लोग इंसाफ के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं। बिना न्यायाधीश के आखिर कैसे मिले न्याय? देश में जजों की कमी के चलते करीब 3 करोड़ मुकदमे न्याय की तलाश में लंबित पड़े हैं। फैसले में देरी हो रही है क्योंकि देश भर की अदालतों में न्याय देने वालों की जबरदस्त कमी है। देश भर में मौजूद हाई कोर्ट्स में जहां 349 जजों की कमी है, वहीं निचली अदालतों में करीब 4000 से ज्यादा जज कम हैं। देश भर के हाई कोर्ट में 349 जज कम, निचली अदालतों में 4000 जजों की कमी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू ने सभी हाई कोर्ट को पत्र लिखकर 5 साल से ज्यादा पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा? जजों की कमी के चलते क्या ये संभव है? आंकड़ों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के 75 पद रिक्त हैं, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट में जरूरत से 30 जज कम हैं। इसी तरह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 28, दिल्ली हाईकोर्ट में 24, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट में 22 जजों के पद खाली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 75 पद खाली, कर्नाटक हाईकोर्ट में 30 पद खाली, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 28 पद खाली, दिल्ली हाईकोर्ट में 24 पद खाली, राजस्थान हाईकोर्ट में 22 पद खाली। इसी तरह अगर बात करें जिला अदालतों की तो गुजरात में 716, बिहार में 602, कर्नाटक में 365 जजों के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान में 296, दिल्ली में 294, जबकि पंजाब में 235 जजों की कमी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 184, जबकि महाराष्ट्र में 278 न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं। देश में लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन खाली पड़े पदों को भरने की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसके चलते न्याय मिलने में सालों साल का इंतजार करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक हाईकोर्ट में कुल 44,62,000 से भी ज्यादा मुकदमे लटके पड़े हैं, जबकि इसी तरह जिला अदालतों में करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमों की फाइलें धूल फांक रही हैं। अनंतपाल सिंह, APN। अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सोचिए इस कहावत का जो भाव है, जो सार है, वो हमारे यहाँ कितनी बार, कितनी दफ़े, कितने लोगों के साथ बार बार चरितार्थ होता है। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर का जवाब ले लेते हैं, जो कि रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र शर्मा जी। जी महेंद्र जी, क्या कुछ कहना है आज के सवाल के जवाब में? मैं सर ये कहता हूँ, इसमें ये पूछ रहे हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि किसी को विश्व रत्न पुरस्कार मिल जाए, उसको विश्व रत्न नवाज दिया जाए, क्या उसको फिर जो है इस तरह नवाजा जाएगा कि भारत रत्न? ये तो विश्व ग्रंथ है जी, इसको एक किसी राष्ट्र में बांधने की कोशिश की जा रही है जी। तो विश्व का ग्रंथ है, तो विश्व को पूरे विश्व को लाभ लेना चाहिए इससे। जी जी, पूरे विश्व को ज्ञान लेना चाहिए। जी चलिए महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस जवाब के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्सौल से मोहन जी। जी मोहन जी, क्या आपको लगता है कि भगवत गीता को अगर राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दे दिया जाए तो इससे उसका मान बढ़ जाएगा? सर ये तो सम्मान तो बढ़ जाएगा, क्योंकि गीता तो ये प्राचीन काल का ग्रंथ है, इसके और गौरवान्वित हो जाएगी। लेकिन मतलब इसको और कुछ जो सही ढंग से रखना चाहिए। सही ढंग से रखना चाहिए मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए जी। इस पे सियासत तो एकदम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत करने वाले गीता को भी कलंकित कर देंगे अपने सियासत के पैतरा में। गीता को भी लाएंगे और कहेंगे कि ये इसका गीता का ये श्लोक गलत है, तो इस श्लोक का ये अर्थ होना चाहिए जी। इसलिए सियासत इस पे एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके इस जवाब के लिए। और निश्चित तौर पे कम से कम गीता ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको लेकर देश में जो आधुनिक काल की जो सियासत है
वो चलाई जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की बात में और एक नज़र डाल लेते हैं लीगल टॉप 5 की खबरों पर। देश भर में लगी लोक अदालतों में 6 दिसंबर को करीब 1.25 करोड़ मुकदमे निपटाए गए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के मुताबिक इससे अदालत में लटके मुकदमों की अवधि में 9% की कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट में 53 में 28 मामलों का निपटारा हुआ। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर कोई रोक नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस बात को साफ करे कि केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत भाषा को लाने के बाद बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस आगे बढ़ाने की बजाय अगली तारीख लेने पर दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत का कहना था कि पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। दिल्ली के IP एक्सटेंशन इलाके में DDA की जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया करानी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब DDA मदद मांगे तो जरूरी पुलिस बल को मुहैया कराया जाए। तो ये तो थी न्याय मंच की बात। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौथे स्तंभ की। सबसे पहले वो खबर जो कि खुद मीडिया को आईना दिखा रहा है। मीडिया का काम है दूसरों को आईना दिखाना, लेकिन यहाँ पर मीडिया के लिए आईना की स्थिति है। जहाँ सेक्स रैकेट में फंसी फिल्म अभिनेत्री श्वेता बसु ने अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने मीडिया को एक खुला खत लिखा है जिसमें चौथे स्तंभ के रवैये को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है। श्वेता को हैदराबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। किसी में हिम्मत अंदर चलने की है? मैं चलूंगी। अपनी चुलबुली अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली श्वेता बसु के सेक्स रैकेट में फंसे होने की जब खबर आई तो सिनेमा जगत से लेकर गली चौराहे तक खलबली मच गई। लेकिन वो घड़ी भी आ गई जब श्वेता को हैदराबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। मीडिया में जमकर सिल्वर स्क्रीन के पीछे के अंधेरे की भी चर्चा हुई। अब श्वेता बसु ने चौथे स्तंभ के रवैये पर सवाल उठाते हुए खत लिखा है कि मीडिया ने उनके औपचारिक बयान का भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि उनका परिवार, दोस्त और जान पहचान के लोग जानते हैं कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्वेता ने कहा कि मीडिया सच उगलवाने के लिए किसी की जिंदगी को भी दांव पर लगा सकती है। उन्होंने अपने खत में लिखा है, मैं कस्टडी में थी, मुझे मेरे पेरेंट्स से भी बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसे में मैं मीडिया से कैसे बात कर सकती हूँ? ये बयान जारी करके मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया गया। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा मेरे गर्मजोशी से स्वागत किया है। लोगों ने मुझे पैसा कमाने के लिए वेश्यावृत्ति करने को प्रोत्साहित किया, जैसे बयान अपमानजनक झूठ है जो मैंने कभी नहीं कही। इतना ही नहीं, श्वेता बसु ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे हैदराबाद में एक अवार्ड इवेंट के लिए आमंत्रित किया गया था। उस होटल में ठहराया गया था जहां रेड हुई। मैं वहां अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने गई थी। इसे संयोग के हैं या फिर मैं सुबह अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मेरा एयर टिकट और ठहरने की व्यवस्था अवार्ड फंक्शन आयोजकों ने की थी। मेरे पास अभी भी टिकट है। फिलहाल 2 महीने सुधार गृह में बिताने के बाद श्वेता बसु अब बाहर आ गई और फिर से एक्टिव हो गई हैं। और अब क्लीन चिट मिलने के बाद श्वेता राहत की सांस ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। निश्चित तौर पे ये मामला ऐसा है जो कि बहुत सारे मीडिया संस्थानों को आईना दिखा रहा है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की टेंडेंसी से, प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हड़बड़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर सकती है और उस गड़बड़ी का कितना नुकसान लोगों को उठाना पड़ सकता है, उससे कितनी पीड़ा हो सकती है, इसका एक नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर मीडिया का कर्तव्य जो है वो इस बात को लेकर नहीं है कि उसके चलते, उसके किसी कार्रवाई के चलते दूसरों को चोट पहुँचे, बल्कि
वो मलहम का काम करने के लिए इस लोकतंत्र में, इस बात का ध्यान रखना ही होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं आज के हमारे सवाल की, जो कि हमने पूछा था। उसके ढेरों जवाब हमारे पास आ चुके हैं। क्या राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने से गीता का कद बढ़ेगा? इस सवाल के जवाब में जिन लोगों का हाँ मानना है उनकी संख्या है 13%, जबकि नहीं जिनका मानना है उनकी संख्या है 87%। बहुत बड़े बहुमत के साथ लोगों का ये मानना है कि भगवत गीता जैसे ग्रंथ को इस औपचारिकता में डाल देने से उसके कद में कोई फर्क नहीं आएगा। और अब बात कर लेते हैं आज के हमारे संपादक की, जो कि अरविंद चतुर्वेदी हैं, डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट। उन्हें देखिए और सुनिए। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की ऊर्जा जरूरतें भी बड़ी हैं। जरूरत भर बिजली का उत्पादन और वितरण का मुकम्मल इंतजाम हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। सच्चाई ये है कि वर्तमान समाजवादी सरकार के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राज्य की पूर्ववर्ती सरकार से विरासत में इतनी जर्जर बिजली व्यवस्था मिली थी जिसे एक बारगी पटरी पर नहीं लाया जा सकता था। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास की प्रक्रिया चलाकर अब सरकार संक्रमण का दौर पार करती नजर आ रही है। अंधेरे से जूझते हुए अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार रोशनी के द्वार पर दस्तक दे रही है। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय कोयला व ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात करके अखिलेश ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों और केंद्र से सहयोग की वस्तु स्थितियों पर बहुत ठोस विमर्श किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सकारात्मक नतीजे दिए हैं। मसलन सोमवार को विद्युत आपूर्ति के लिए एक बारगी 200 नए सब स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। राज्य सरकार का शहरी, कस्बाई और ग्रामीण विद्युतीकरण और आपूर्ति पर खास जोर है। ये इसी से समझा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग का जो बजट वर्ष 2010-11 में सिर्फ 8,062 करोड़ का था, अब 2014-15 में 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ाकर 28,455 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतनी बड़ी राशि की बढ़ोतरी अपने आप में राज्य सरकार की ऊर्जा प्राथमिकता बताने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई मौकों पर अपने लक्ष्य और इरादे का इजहार करते हुए कहा भी है कि उनकी सरकार अक्टूबर 2016 से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 20 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने में कामयाब हो जाएगी। अगले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी सरकार यही चाहती है कि बिजली के मोर्चे पर उसका चेहरा उजाले में चमकता हुआ दिखाई दे। अरविंद चतुर्वेदी, संपादक, डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट। और इस संपादकीय के साथ आज देश की बात में अभी बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एपीएन पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।